हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है अरुणिया ऑर्गेनिक्स। अब यहाँ पे इसका जो आईपीओ है 29 से 2 मई के बीच में 29 अप्रैल से 2 मई के बीच में खुलने वाला है। 58 का कट ऑफ प्राइस सेट किया, 2000 का लॉट साइज, तो 1,16,000 रुपये की जरूरत आपको पड़ने वाली है एटलीस्ट एक फाइल लगाने के लिए। 34 करोड़ रुपीज़ ये उठाने की कोशिश कर रही है और खुद की जो वैल्यू लगा रही है 102 करोड़ रुपीज़ लगा रही है। सो ठीक ठाक एसएमई कैटेगरी की आईपीओ है, उसके हिसाब से एसएमई कैटेगरी की कंपनी होने के हिसाब से अच्छे खासे पैसे इन्होंने लगाए हैं। हम देखने की कोशिश करते हैं कि कंपनी जिस हिसाब से कमाई कर रही है उस हिसाब से इन्होंने जो वैल्यू लगाई है वो कितनी वाजिब है, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। कंपनी के जो मालिक लोग हैं उनके पास में 92% मालिकाना हक था कंपनी में आईपीओ से पहले। आफ्टर दी आईपीओ लगभग 60% रह जाने वाला है एज पर आवर कैलकुलेशन। अब यहाँ पर ये कंपनी करती क्या है, तो ये जो कपड़ों के अंदर में जो कलरिंग होती है वो केमिकल बनाती है, राइट। तो अब ये अलग अलग टाइप के केमिकल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के कलरेंट्स होते हैं जो ये कंपनी बनाती है, जैसे एसिड डाई, बेसिक डाई, वो जो कलरेंट होते हैं उनको बोलते हैं डायरेक्ट डाई, सोलवेंट डाई। तो जिस टाइप का मटेरियल के ऊपर में आपको कलरिंग करनी है, जैसे कॉटन के कपड़े पे करनी है तो आप डायरेक्ट डाई यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नायलॉन जैसे या फिर वूल के ऊपर में, कपड़ों के ऊपर में कलरिंग करनी है, राइट, रंगना है उनको, तो आप ऐसी डाई यूज़ कर सकते हैं। बेसिक डाई फिर जैसे कपड़े के ऊपर में, जूट के ऊपर में, सोप पे कलरिंग करनी है तो बेसिक डाइज आप यूज़ कर सकते हैं, कलर देना है साबुन वगैरह को, राइट। इंटरमीडिएट्स भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। अगर मान के ये जो रॉ मटेरियल जो बनता है कलरिंग कलरेंट बनाने के लिए, डाई बनाने के लिए, वो रॉ मटेरियल भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। सो दैट्स अब ये कंपनी जो पैसे उठा रही है उसका क्या करने वाली है उसके बारे में थोड़ा सा आगे डिटेल में बात करते हैं। उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, कंपनी का जो आईपीओ लेके आ रहे हैं यूनिस्टोन कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, इनकी एक बार परफॉर्मेंस को चेक कर लेते हैं आपके सामने, सो दैट हमारे सामने हो सके कि किस तरीके से हम लोग इससे उम्मीद कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहले जो आईपीओ लेके आए हैं 2025 के अंदर में, अभी तक वो आईपीओ की लिस्टिंग गेन जो है कुछ खास नहीं रहे, मतलब इन्होंने वैल्यू ठीक ठाक ऊपर लगाई है। और 2024 के अंदर में जो आईपीओ लेके आए हैं उनकी भी जो परफॉर्मेंस है लिस्टिंग डे की नेगेटिव में तो नहीं रहे हैं, बट स्टिल कुछ ज़्यादा कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है। और उसके बावजूद तो आज क्या वैल्यू चल रही है, जो उस वक्त लिस्टिंग गेन तो अच्छा किसी मिल गया, बट उसके बाद में आज मार्केट उसके बाद में आईपी कंपनियों का गिरा है कि ऊपर ही रहा है लिस्टिंग प्राइस के हिसाब से, तो वो मार्केट अच्छा खासा गिर चुका है। मतलब ये कंपनी जो है आईपीओ की जो वैल्यू लगा रही है, आईपीओ में जो कंपनी लेके आ रही है उनकी, वो अच्छी खासी लगा रही है, इन्वेस्टर्स के लिए कुछ ज़्यादा जगह छोड़ नहीं रही है, ऐसा देखने में नज़र आ रहा है, राइट। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि 1 सेकेंड, अब थोड़ा सा कंपनी की आरएचपी को रीड करने की कोशिश कर लेते हैं, वहाँ पर हमें देखने को क्या मिलता है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है कि कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो 6 लाख शेयर्स बेच रहे हैं। तो यहाँ पर देखने को ये भी मिल रहा है कि कंपनी जो पैसे उठा रही है 34 करोड़ रुपये, उसमें से 30.5 करोड़ ही कंपनी के पास में जा रहे हैं, बाकी 3.5 करोड़ रुपये जो है कंपनी का मेन मालिक है उसकी जेब में जा रहे हैं, राइट। सो जो मेन मालिक है वो यहाँ पर अपना स्टेक बेच रहा है आईपीओ के थ्रू। सो अभी तो 75% तक ये कंपनी के जो प्रमोटर हैं आफ्टर दी आईपीओ भी कंपनी में मालिकाना हक रख सकते हैं एज पर सेबी रूल, बट ये 60% ही रख रही हैं। तो ये अच्छा खासा स्टेक जो है मार्केट में दे रहे हैं अपनी कंपनी का। अब कंपनी जो आईपीओ से पैसे उठा रही है उनका क्या करने वाली है, जो कंपनी के पास में जो पैसे जाने वाले हैं उनका क्या करने वाली है। सो ये बोल रहे हैं कि हमारे को एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और लगानी है गुजरात के अंदर में, उसके लिए पैसों को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। कंपनी को जो मेन चला रहे हैं लोग, उनका नाम है विनोद अग्रवाल एंड शिवाली अग्रवाल जी आज के दिन, जिनके पास में मैक्सिमम मालिकाना हक है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है शीट के अकॉर्डिंग कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कंपनी के डायरेक्टर्स के और प्रमोटर्स के खिलाफ में चल रही है, बट अगर हम लोग लिटिगेशन सेगमेंट के अंदर में जाके चेक करते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि प्रमोटर्स के खिलाफ में कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स और डायरेक्टर्स के खिलाफ में कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही है। अगेंस्ट द डायरेक्टर्स इज नील। दैट मीन्स कि जो लीड मैनेजर्स हैं उन्होंने जब रिपोर्ट तैयार की है तो वो थोड़ा सा हड़बड़ी में रहे हैं, मतलब पैसे ही जल्दी से जल्दी फटाफट काम सुलटाने में लगे हुए हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि लेट मी टेक यू देयर। ओके, यहाँ पर कंपनी का अगर हम लोग देखते हैं तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स ठीक ठाक देखने को मिलता है। कंपनी जो चिन्मय केमिकल प्राइवेट लिमिटेड है इसके साथ में अच्छी खासी डीलिंग यहाँ पर हो रखी है। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस शीट के अंदर में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है कि कंपनी का जो मेनली रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है सेल्स जॉब वर्क से आ रहा है। दैट मीन्स कि कंपनी खुद का जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है वहाँ से रेवेन्यू नहीं आ रहा है कंपनी का, कंपनी से जो कोई दूसरा पार्टी जितना काम करवा रही है और उसके फिर उसको पेमेंट कर दे रही है। जैसे मान के चलो कि यहाँ पर कोई फैक्ट्री है मेरे पास में, मैं उसको बोलता हूँ कि भाई मेरे को 10 डब्बे जो हैं बना के दे और इस डाई के बना के दे मुझे, तो वो मुझे बना के दे देता है। तो वो हो गया जॉब वर्क, जितना मैंने उसको बोला, उसको मैंने माल ला के दिया, उसने मेरे को
बना के दे दिया, तो जॉब वर्क हो गया उसका। उसने अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, मान के चलिए कि उसने ही पूरा रॉ मटेरियल इकट्ठा किया हो, बाद में वो अपने लेवल पे ही सेल कर रहा है ना, अपने लेवल पे सेल कर रहा है, सामने से काम चल के नहीं आ रहा है, वो लेके जा रहा है अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल करने के लिए, तो वैसा काम नहीं है इसके पास में, काम चल के आया है, वो ही यहाँ पर रेवेन्यू इसके पास में हो रहा है। ट्रेडिंग सेल्स मतलब जो ऑलरेडी दूसरी जगह से डाई खरीद ली और बाद में उसको आगे बेच दिया, ट्रेडिंग सेल्स, तो वो भी कुछ खास इनकी नहीं है। पिछले सालों में ठीक ठाक ट्रेडिंग सेल्स रही है, बट मैन्युफैक्चरिंग सेल्स तो बहुत कम है। दैट मीन्स कि ये मैन्युफैक्चरिंग का जो बोल रहे हैं ये है, बट ये जॉब वर्क के तरीके से है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब खुद मैन्युफैक्चर करके जो माल बेचते हैं कि भाई हमने ये मैन्युफैक्चर किया, ये हमारी ब्रांड है, इसको खरीदो, ऐसा कुछ यहाँ पर आज के दिन नहीं है, राइट। तो एक ये समझ लो कि कारीगर लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने मशीन लगा रखी है, उनके पास में काम आता है, करते हैं, देते हैं और वहाँ से पेमेंट ले लेते हैं। खुद का कोई प्रोडक्ट वगैरह इनके पास में आज के दिन नहीं है, ऐसा नज़र आ रहा है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी की जो शुरुआत है 2010 के अंदर में हुई थी, उसके बाद में इन्होंने माइलस्टोन्स टच किए हैं। आज के दिन कंपनी के अंदर में एक एसोसिएट कंपनी है जिसका जो नाम है वो चिन्मय केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। एसोसिएट कंपनी मतलब 50% होल्डिंग जो है इस कंपनी की, 50% किसी और की। कंपनी को जो चला रहे हैं विनोद अग्रवाल जी, उनके बारे में आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं, उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं, उनके बैकग्राउंड के बारे में। 2,25,000 रुपये पर महीने के आसपास में ये सैलरी लेते हैं आज के दिन। एंड अब ये इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ वगैरह हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जो कि वे सारी की सारी लीज पर हैं, कुछ भी ओन्ड नहीं है, राइट। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो इनकी आज के दिन चल रही है उसका यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, तो आज के दिन 100% यूटिलाइजेशन ये लोग कर रहे हैं, मतलब जितनी कैपेसिटी है उतनी पूरी कैपेसिटी पे आज के दिन काम कर रहे हैं, और पिछले 3 साल से लगातार उतनी ही कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं ये आज के दिन। तो अगर इनकी सेल्स बढ़ रही है तो वो बढ़ कहाँ से रही है, क्योंकि इनके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी तो 3 साल से 100% पे हो रखी है, क्योंकि इन्होंने ना तो बढ़ाई है, क्योंकि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कैपेसिटी इज़ 30 टन, 30 मेट्रिक टन, 30 30 30 30 30 30, और यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और सेल्स जो ट्रेडिंग सेल्स है वहाँ से कुछ ज़्यादा खास बढ़ा नहीं है। फिर भी इनकी अगर रेवेन्यू बढ़ा है तो वो कहाँ से बढ़ा है, इसका मतलब नंबर्स को इन्फ्लेट किया गया है, ऐसा नज़र आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किस तरीके से होता है, उसका क्या प्रोसेस है उसको यहाँ पर समझाया गया है। डायरेक्ट अब कौन सी पर्टिकुलर डाई से सबसे ज़्यादा का रेवेन्यू आ रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट डाई जो कि कॉटन के ऊपर में कलरिंग होती है उस कलरेंट से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है। दूसरा इंटरमीडिएट्स जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है डाई बनाने के लिए, उससे दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है। तीसरा एसिड डाई जिससे कि जो वुल नाइलॉन के जो कपड़ों पे कलरिंग होती है उससे तीसरे नंबर। सो 3 इन डाई से कपड़ों के ऊपर जो डाई बनती है और जो जिस मटेरियल से डाई बनती है उनसे कंपनी का मेनली रेवेन्यू आज के दिन आ रहा है। गुजरात के ऊपर में कंपनी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, उसके बाद में चाइना भी कंपनी का माल जा रहा है, ब्राज़ील भी जा रहा है, चाइना में बहुत ज़्यादा कंपनी का माल बिक रहा है यहाँ से। नेक्स्ट कंपनी का B2B सेल्स ही हो रहा है, बिकॉज जॉब वर्क हो रहा है, तो जॉब वर्क कौन करवाएगा, जो दूसरी कंपनी वाले करवाएंगे, जो कि या तो कपड़ों का धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, कपड़ों के कलरिंग का काम करते हैं, राइट, वो इनसे डाई बनवा के खरीद रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे कंपनी के नंबर ऑफ कस्टमर्स अच्छे खासे हैं आज के दिन, दैट्स अगेन वेरी ग्रेट। नेक्स्ट यहाँ पर एक चीज़ जो मेरे को थोड़ी सी ठीक नहीं लगी वो ये है कि कंपनी का टोटल नंबर 1 कस्टमर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ले रहा है, उसका जो नंबर्स हैं वो कुछ ज़्यादा खास मुझे इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो कुछ ज़्यादा खास काम करवा नहीं रहा है, फिर उसके काम में कुछ ज़्यादा इंक्रीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, इनफैक्ट डिक्रीज़ देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कि जो कस्टमर जो कंपनी के बने हुए हैं वो कंपनी से आगे फ्यूचर में जो काम करवाएंगे उनके ऊपर थोड़ा सा डाउट लग रहा है, जबकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, बट यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा कंपनी का हम लोग रेवेन्यू को भी देख लेते हैं, उससे पहले एक चीज़ और बता दूं, कंपनी की जो वेबसाइट है वो डाउन हो चुकी है, जो फट चुका है, मतलब डाउन हो चुकी है। दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा लोग विजिट कर रहे हैं, जो कि इतना लोड जो है इनकी वेबसाइट संभाल नहीं पा रही है, तो हम वेबसाइट आपको विजिट नहीं करा पाएंगे। अब बैलेंस शीट की अगर हम लोग बात करें तो कितना पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है, तो टोटल 60 करोड़ रुपए इस कंपनी में लगे हुए हैं, जिसमें से जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो लगभग 17 करोड़ के आसपास में है। बाकी जितना ही पैसा कंपनी में लगा हुआ है वो सारा उधारी का है। सो बिफोर द IPO डेट टू इक्विटी रेशियो की हालत ख़राब है, बट आफ्टर द IPO जो डेट टू इक्विटी की जो रेशियो है उसकी हालत इतनी ख़राब नहीं रहने वाली है। ऑफकोर्स थोड़ी बहुत, मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो जो है सुधर जाएगा, ठीक ठाक लेवल पे आ जाएगा, बट स्टिल
उधारी की जो हालत है वो ठीक ठाक खराब ही रहती हुई दिख रही है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी का जो पैसा है वो कहाँ लगा हुआ है। तो 30 करोड़ रुपया तो कंपनी के पास में माल बन के तैयार पड़ा हुआ है, 30 करोड़ रुपए का माल बन के तैयार पड़ा हुआ है। दूसरा ट्रेड रिसीवेबल्स कंपनी का 20 करोड़ रुपया बना हुआ है। दैट मीन्स कि माल बन के तैयार है बट यहाँ पर पेमेंट नहीं आया हुआ है। माल मतलब जा चुका है, बिक्री हो चुका है बट पेमेंट नहीं आया है। तीसरी चीज़ कंपनी का, अगर हम लोग एक चीज़ और चीज़ को आपको दिखाता हूँ, वो ये है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है 61 करोड़, 75 करोड़, अगेन डिक्रीज हो गया है 62 करोड़। और अगेन इस साल जो है ज़्यादा खास इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। इफेक्ट तो है बट कुछ खास, इतना भी खास नहीं है। 57 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। सो रेवेन्यू में कुछ कंसिस्टेंट इंक्रीज यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, बट कंपनी का जो स्टॉक है, जो इन्वेंट्री है, वो कंपनी की बढ़ती ही जा रही है। यहाँ पर अगर हम लोग चीज़ को चेक करते हैं, दैट मीन्स कंपनी माल जो है वो निकाल नहीं पा रही है, बिकॉज सेल्स नहीं बढ़ रहा है, रेवेन्यू नहीं आ रहा है। नेक्स्ट कंपनी का अगर हम लोग नेट प्रॉफिट्स की बात करते हैं कि यहाँ पर कितना नेट प्रॉफिट निकाल ले पा रही है, तो यहाँ पर कंपनी 6-7% के आसपास का नेट प्रॉफिट भी निकाल ले पा रही है। बिकॉज यहाँ पे 62 करोड़ का माल बेच के 4 करोड़ रुपए का कंपनी नेट प्रॉफिट निकाल ले, नाउ दैट्स वेरी गुड, राइट। और यहाँ पर इस साल भी जो है कंपनी ने लगभग 3.5 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट निकाल लिया है, राइट। सो आई एम होपिंग कि अब यहाँ पर एक जो चीज़ देखने को आपको मिल रही होगी वो ये है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है, जो कंपनी ने नेट प्रॉफिट दिखाया है, वो सिर्फ एक ही चीज़ में दिखाया है, इन्वेंट्री की फॉर्म में, कि हमारे पास में माल बचा पड़ा है। कैश मतलब जैसे मान के चलो कि आपने 100 रुपये का माल बेचा, तो आपके पास में पेमेंट 100 रुपये का माल बेचा जिसमें आपको खर्चा पड़ा 60 रुपये का, तो 40 रुपये आपके पास में प्रॉफिट में बच गया, तो आप उससे बिजनेस और बढ़ाओ। कंपनी बोल रही है कि हमने जो है 100 रुपये का तो माल बेचा, बट जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमारे पास में नहीं आया है, जबकि हमारे पास में माल बच गया है, राइट। तो दैट मीन्स कि 100 रुपये का माल बेचा, 100 रुपये का माल हमने खरीदा, बट 40 रुपये का माल हमारे पास में बच गया, तो वो हमारे लिए प्रॉफिट हो गया। और वो माल जो है हर साल बचता ही जा रहा है, जिसकी वजह से कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट दिखा पा रही है, जिसका मतलब कंपनी के पास में कैश की फॉर्म में प्रॉफिट नहीं आ रहा है। तो ये एक बहुत ही हालत खराब वाली चीज़ है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट अब कंपनी का कैश फ्लो जो होता है इस चीज़ों की वजह से बहुत ख़राब होता है, बिकॉज यहाँ पर इन्वेंट्री जो है वो ख़राब हालत में रहती है। अब यहाँ पर ट्रेड्स पेबल ये पॉजिटिव है, जिसकी वजह से कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है, बट दिस इज़ ए वेरी नेगेटिव पॉइंट, बिकॉज ये पेमेंट तो कंपनी को करना ही पड़ेगा, ट्रेड्स पेबल जो वाला जो, राइट। तो ये पेमेंट इसको तो माने ही क्यों, तो ये कैश बचा ही कैसे। अब ये जो पैसा है कि इन्वेंट्री की फॉर्म में, तो इन्वेंट्री की फॉर्म में तो बचता ही जा रहा है पैसा, तो कंपनी की जो कैश फ्लो की जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। दैट मीन्स कि कंपनी के बिजनेस को आगे में सस्टेन रहने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो अब आज को देख लेते हैं, आज की कंपनी की जो वैल्यू लगाई गई है वो कितनी ठीक है। सो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी का जो लीड मैनेजर है वो वैल्यू यूजुअली पास में देखा गया ज़्यादा ही लगाता है। दूसरा, कंपनी की जो हालत देखते हुए लग रहा है कि कंपनी को आगे फ्यूचर में कैश क्रंच रह सकता है, और कंपनी ने जो प्रॉफिट दिखाने की कोशिश की है वो इन्वेंट्री की फॉर्म में दिखाने की कोशिश की है, ना कि कंपनी का रेवेन्यू जो है, पैसा जो है कंपनी को मिल रहा है वहाँ से नहीं आ रहा है प्रॉफिट। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को एक चीज़ और मिल रही है कि कंपनी ने 102 करोड़ रुपए की खुद की वैल्यू लगाई है, जबकि नेट प्रॉफिट कंपनी निकाल पा रही है दैट इज़ अराउंड 4 करोड़ रुपया। सो यहाँ पर 25 का जो है पी रेशियो निकल के आता है। पी बी रेशियो की हम लोग बात करते हैं तो ये इन्होंने नेटवर्थ जो है 17 करोड़ लगाने की कोशिश की है, एंड 34 करोड़ रुपये और जा रहे हैं, तो लगभग 47। सो लगभग पी बी रेशियो जो है 2.5 के आसपास, 2.2 के आसपास लगाने की कोशिश की। सो पीई और पीबी रेशियो जो है वो तो कुछ खास खराब नहीं है। तो खास खराबी जो मुझे नज़र आ रही है वो बिजनेस को लेकर के नज़र आ रही है, राइट। सो अभी लंबा बड़ा खर्चा होने वाला है, साथ में कंपनी का जो पहले बिजनेस चल रहा है उसमें ही प्रॉफिटेबिलिटी का कुछ अंदाज़ा नहीं है। तो फ्यूचर के अंदर में अगर ये चीज़ें जो हमने डिस्कस की, जो प्रॉब्लम्स, वो अगर सुधरती हुई दिखती हैं तो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचेंगे। बाकी शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर बात करते हैं तो कंपनी का शॉर्ट टर्म में भी मुझे ज़्यादा वैल्यू नज़र कुछ खास नहीं आ रही है। लिस्टिंग गेन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जीएमपी प्राइस भी कुछ खास चलता हुआ नज़र आज के दिन नहीं आ रहा है। दिस स्टेज मोर देन 50% से ज़्यादा का अगर जीएमपी रहता है तो लिस्टिंग गेन के बारे में उम्मीद की जा सकती है। बाकी कुछ ज़्यादा खास मुझे उम्मीद नहीं नज़र आ रही है, राइट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। फ्यूचर में और सस्ता मुझे ये स्टॉक होता हुआ नज़र आ रहा है, right, in the future, coming future.